आज हम करने जाएंगे यदि बृहस्पति पंचम भाव में हो तो क्या होगा। लाल किताब को समझना बहुत ही आसान है। सबसे पहले हमें काल पुरुष की कुंडली को दिमाग में रखना है। तो काल पुरुष की कुंडली के अनुसार पांचवें भाव में सिंह राशि फॉल करती है। तो हम यहाँ पर कहेंगे पांचवा भाव बृहस्पति की जमीन है और सूर्य उसका मालिक है। बृहस्पति की जमीन है, सूर्य उसका मालिक है। तो जब भी बृहस्पति पंचम भाव में आएगा तो यहाँ पर बृहस्पति के साथ सूर्य का मेल भी आ जाएगा, उसमें सूर्य का गुण भी आ जाएगा। अब लाल किताब इसके बारे में कहती है कि हमें ये ध्यान से समझना है। देखने में तो लगता है कि पांचवें भाव का बृहस्पति बहुत अच्छा है। म्यूट कर लीजिए प्लीज, जो लोग बोल रहे हैं मुझे म्यूट करना पड़ेगा। देखने में तो लगता है कि पांचवें भाव का बृहस्पति बहुत अच्छा है। जब भी हम लाल किताब में कोई भी प्रेडिक्शन करते हैं, किसी निर्णय तक पहुंचते हैं, उसके लिए हमें श्योर शॉट हो जाना चाहिए कि वह ग्रह हमें अशुभ परिणाम देगा या शुभ परिणाम देगा। अशुभ परिणाम का मतलब है कि बृहस्पति अपने अच्छे रिजल्ट हमें नहीं देगा। और बृहस्पति के अच्छे रिजल्ट का मतलब क्या होता है? ज्ञान, पुत्र, औलाद, जो हमारी संतान होती है, हमारा धन संपदा, हमारी ज्ञान, हमारी शिक्षा, उसमें प्रॉब्लम आएगी। तो अगर हम सिंपल वे में देखें तो पांचवे का बृहस्पति सबसे पहले दिमाग में आता है कि यार बहुत अच्छा हो, क्योंकि त्रिकोण भाव है, पांचवे में बृहस्पति बैठा है। पर लाल किताब की थ्योरी बिल्कुल अलग है। लाल किताब कहती है आपने सिंपली देखना है दूसरे भाव में, 9वें भाव में, 11वें में और 12वें में कहीं राहु, बुध और शुक्र तो नहीं बैठे। अगर नहीं बैठे तो पांचवे का बृहस्पति बहुत अच्छा है। तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में ब्रह्म ज्ञानी होगा और उसकी औलाद बहुत ज्यादा सुख देने वाली होगी। और यहां तक कहा जाए कि उसकी किस्मत का सितारा बुलंद जो होगा जब ही होगा जब उसकी औलाद कमाने लग जाएगी। तो उसके ना कोई कमी उसके पास किसी प्रकार की नहीं रहेगी। और यहाँ पर लाल किताब ने एक चीज जोड़ दी कि सूर्य और गुरु का मेल होने की वजह से व्यक्ति में गुस्से की प्रवृत्ति विशेष रहेगी, क्योंकि सूर्य भी फायरी है और जुपिटर भी फायरी है एक प्रकार का, मतलब उसमें भी ईगो की प्रॉब्लम है। तो गुस्से वाला ऐसा व्यक्ति हो सकता है। अब हम एक बार देखते हैं कि लाल किताब उसको किस तरीके से देख रही है। मैं स्क्रीन पर लेके जाता हूं। स्पष्ट रूप से लिखा है कि बृहस्पति खाना नंबर 5, इंसानी खसलत का मालिक, ब्रह्म ज्ञानी, इज्जत आबरू वाला, यानी कि उसका मान सम्मान प्रतिष्ठा काफी होगा। आग का बास, इसका मतलब उसमें गुस्से वाला व्यक्ति होगा। धर्म नाम पर मांग, दुनिया जो खाता, आशा सा ही बेच अपना वो जात। अब यहाँ पर एक चीज के लिए मना किया गया है कि उसको धर्म के नाम पर कमाई नहीं करनी, उसको धर्म के नाम पर नहीं कमाना है,
कहीं वो धर्म के नाम के ऊपर कमाएगा तो उसके साथ समस्या खड़ी हो जाएगी। औलाद कदर से बुढ़ापा उम्दा, ये कहता है जो उसका बुढ़ापा होगा वो बहुत अच्छा होगा। सौदा ईमानी बढ़ता हो, यदि ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में ईमानदारी से काम करेगा तो जीवन में तरक्की उन्नति बहुत करेगा। हाल बुजुर्गा बेशक कैसा, उसके बड़े बुजुर्गों का हाल कैसा भी रहा हो बेशक, पर अगर वो ईमानदारी से चलेगा तो आगे बढ़ेगा। नस्ल आइंदा फलता हो, अगर बृहस्पति अच्छा है तो उसकी संतान बहुत अच्छी होगी। इसके गुरु दिन लड़का जन्मे, यदि गुरुवार के दिन लड़का जन्म जाए, यानी कि उसके घर में जो औलाद पैदा हो उस दिन अगर गुरुवार हो और या शनिवार के दिन पैदा हो जाए औलाद तो बहुत ही शुभदायक रहेगा। यहाँ पर इसका ध्यान रखना, गुरुवार का दिन या शनिवार का दिन हो तो भी बहुत उत्तम रहेगा। लेक सोया भी जब जागे, तो अगर उसकी किस्मत सोई हुई होगी तो भी जाग जाएगी। तो इसका मतलब है अगर लड़का गुरुवार के दिन हो जाए, शनिवार के दिन हो जाए तो किस्मत सोई हुई होगी तो भी जाग जाएगी। जोड़ी शेरों की बनती हो, कि इसका मतलब दो पुत्र औलाद होने की भी चांस इसमें बढ़ जाते हैं और वो संतानें शेरों की तरह होती है, मतलब बहुत मजबूत होती है, जीवन में अपने कैरियर में बहुत ही उम्दा स्तर का काम करती है। केतु मंदा औलाद हो मंदी, अब उस सूत्र को याद करो जो मैं आपको अक्सर बताता हूं कि अगर बृहस्पति खराब होगा तो केतु भी खराब होगा। हाँ सॉरी, बस कोई आ गए थे मेरे पास। तो ये कहता है केतु मंदा औलाद हो मंदी, जैसा गुरु होगा वैसा ही केतु का असर होगा। किसी भी कारण से यदि केतु खराब हो जाएगा तो फिर औलाद अच्छी नहीं होगी, औलाद का कष्ट उसे प्राप्त होगा। मंदे गुरु, और साथ में ये भी कहा गया है अगर गुरु मंदा हो जाएगा तो उसकी कुंडली में पितृ ऋण भी माना जाएगा। ये पांचवें भाव के गुरु का हमें ध्यान रखना है। चंद्र सूरज बुध, चंद्र सूरज और बुध उम्दा, पापी, लावाद, लवाद होता ना हो कभी हो। अब इसका मतलब मैं सीधा सीधा आपको बता रहा हूं कि अगर सूरज यानी कि सूर्य और चंद्र बुध अगर ये अच्छे हों तो बहुत ही बढ़िया, तो कभी भी उसकी जिंदगी में गरीबी नहीं आएगी। और अगर ये पापी हो गए तो फिर उसको जीवन में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। ये पंचम भाव के बृहस्पति के बारे में मैंने आप लोगों को बताया है। हमें इस पूरे एपिसोड में केतु का भी ध्यान विशेष रूप से रखना है। केतु खराब हो जाएगा तो औलाद के सुख में, सिर्फ औलाद के सुख में दिक्कत आएगी, फिर वो औलाद से दुखी रहेगा, औलाद उसको परेशान करेगी और फिर वो सारे नियम फेल हो जाएंगे कि औलाद के होने के बाद वो तरक्की करता है, उन्नति करता है, या औलाद बहुत कमाने वाली होगी, वो सब चीजें फिर मान्य नहीं है। बहुत इजी है। पंचम भाव के बृहस्पति, अगर बृहस्पति मंदा हो गया तो मान सम्मान में कमी आ जाएगी, पुत्र औलाद पैदा होने में दिक्कत हो जाएगी, और अगर पुत्र औलाद हो भी जाती है
तो भी उसको मानसिक तनाव विशेष रूप से रहेगा। जातक को शत्रुओं से भय रहेगा, मानसिक कष्ट रहेंगे। और अब नियम समझ लो एक, कि पांचवें भाव में बैठा हुआ बृहस्पति या पंचम भाव में कोई भी ग्रह बैठेगा तो वो नवम भाव को देखेगा। जैसे मैंने तीसरे में लिखवाया था ना, तीसरे में कोई ग्रह बैठेगा तो वो 11वें को देखता है और वो 9वें को देखता है। ऐसे ही पांचवें में कोई ग्रह बैठेगा तो वो सीधा 9वें को देखेगा। चौथे में कोई ग्रह बैठेगा तो 10वें को देखेगा। तो मैं हाथ की हाथ ही आपको दृष्टि भी बताता जा रहा हूं। और सिंपल है। हाँ शिवांगी जी, जल्दी बताइए, ज्यादा कुछ। गुरुजी आपने बोला, जो पॉइंट बोला कि गुरुवार के दिन यदि जन्म होता है, इस वाले पॉइंट को एक बार फिर बेटे से का, रिपीट कर। बेटे का, अगर उसका बेटा गुरुवार वाले दिन पैदा हो जाए या शनिवार वाले दिन पैदा हो जाए तो बहुत ही उम्दा होगा। यानी ये निशानी होगी कि उसकी सोई हुई किस्मत जाग जाएगी, या वो पहले से कैसे भी हालात में चल रहा होगा तो उसके हालात एकदम बदल जाएंगे। ये स्पेशल पॉइंट बताया। ये देखो, दो बातें अलग अलग है। पहली बात, अगर गुरु अच्छा है और औलाद वो पैदा होती है गुरुवार और शनिवार को छोड़ के किसी और दिन, पर गुरु अच्छा है, तो उसको जीवन में तरक्की तो होगी कर, पर विशेष नहीं होगी। उसका बुढ़ापा बहुत अच्छा जाएगा क्योंकि उसकी औलाद बहुत अच्छा कमाएगी। और औलाद जब बहुत अच्छा कमाएगी तो बुढ़ापा ऑटोमेटिक बात है कि उसका बहुत अच्छा जाने वाला है। पॉइंट समझ रहे हो? अब यहाँ पर उसमें विशेष बात लिख दी, अगर वही पुत्र, वही बेटा अगर गुरुवार वाले दिन हो जाए या शनिवार वाले दिन, तो सोई हुई किस्मत जाग जाएगी। मतलब उसके उसी समय उसको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, जो कि गुरु अच्छे होने पे जो बुढ़ापे में उसको अच्छे रिजल्ट मिलने थे वो पहले ही मिल जाएंगे। पॉइंट समझे? बस इतना सा अंतर है वार लिखवाने के पीछे। अगर मंदा है तो बेचारे को मान सम्मान में दिक्कत आएगी, धन कमाने में दिक्कत आएगी, शत्रु से परेशान करेंगे और मानसिक कष्ट उसके पास रहेंगे। पुत्र संतान होने में दिक्कतें रहेंगी, अगर हो गई तो उसको लेकर के भी टेंशन में रहेगा, उसका कहा नहीं मानेंगे, औलाद उसकी बात को सुना अनसुना कर देगी। तो ये बात है। और बृहस्पति पंचम में बैठेगा तो नवम भाव को देखेगा। और ऐसे में नवम भाव में अगर सूर्य बैठा हो या चंद्रमा बैठा हो तो बृहस्पति की दृष्टि में आ जाएंगे। तो सूर्य और चंद्रमा के उम्दा होते ही कुंडली की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, कुंडली की ताकत बढ़ जाएगी। तो वो इस बात को दिखाता है कि सूर्य और चंद्रमा भी गुरु की दृष्टि में आ गए तो उसके पास किसी प्रकार की कमी नहीं होगी। ऐसा व्यक्ति धर्म का बड़ा अच्छा जानकार हो सकता है। अगर बृहस्पति अच्छा होगा तो ऐसा व्यक्ति धर्म का बहुत अच्छा जानकार हो सकता है, पर उसे धर्म के नाम पर दरवेश नहीं बनना है। यानी ऐसा साधु नहीं बनना जो धर्म के नाम पर मांगे, या कोई भी चोला ओढ़ करके वो ऐसा ना करे कि धर्म के नाम पर मांगना खाना शुरू कर दे, नहीं तो वो चीज गलत हो जाएगी। तो लाल किताब में तो लिखा है कि ला धर्म के नाम पर मांगने वाला कुत्ता बनने की कोशिश ना करे। कुत्ता शब्द लिख रखे हैं, इसलिए हम तो कुत्ता बोलते नहीं कि भाई वो बहुत ही नेगेटिव। उसके विपरीत कहा गया है, ऐसे व्यक्ति को जिसका भी बृहस्पति पंचम में हो उसे ईमानदारी से काम करना चाहिए। जितना नेकी और ईमानदारी से काम करेगा उतनी तरक्की उन्नति मिलेगी। और एक और चीज मैं जोड़ दूं आपको, मैं ये बात एक्सपीरियंस के आधार पे बता रहा हूँ, लाल किताब में तो नहीं लिखी। जिन लोगों का बृहस्पति पंचम में होता है वो गलत तरीके से अगर पैसा घर में ले भी आते हैं तो घर में दिक्कतें बढ़ जाती है, घर में लोगों की हेल्थ खराब होना शुरू हो जाती है, कोई ना कोई ऐसी मुसीबत आ जाती है जिसकी वजह से जो ऊपरी कमाई का जो हिस्सा होता है वो चला जाता है। मतलब कहने का मतलब है वो काम नहीं करता है। तो हमें इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए। बेईमानी वो करे जिसको बेईमानी फले। अगर बेईमानी फलती नहीं तो काहे को करनी, इतना दिमाग लगाएं, इतनी मेहनत लगाएं,
जो है और वो फले ना। ऐसा मत सोचा करे कि हम अनम्यूट रहेंगे तो ज्यादा अच्छा सुनेगा, म्यूट पे रहेंगे बहुत अच्छा सुनेगा सभी को। चलिए, ये पंचम भाव के बृहस्पति का मामला था। और हाँ, अगर बृहस्पति मंदा हो तो मंदा तो कौन करेगा? राहु करेगा, बुध करेगा, शुक्र करेगा। तो उनके उपाय आपको करने हैं। इसमें सिंपल सी बात है, अगर वहां पर दिक्कत आ रही है तो राहु के, बुध के, शुक्र के उपाय करें ताकि बृहस्पति को वो नेगेटिव असर ना दे। अब चलते हैं हम छठे भाव पर। अब छठे भाव में मैंने लिखवाया था कि यहां पर बुध और केतु, क्योंकि क्या कहा था, केतु का ये ऑफिस है या उसका घर समझ लो, छठा भाव, और बुध की जमीन है। तो बुध और केतु दो ग्रह हो गए छठे भाव के अंदर। अब आप इमेजिन करो कि गुरु ग्रह छठे में आ गया। अब यहाँ बुध के साथ तो इसका झगड़ा है, बुध के साथ तो बात बननी नहीं, तो मामला बिगड़ गया। और केतु खराब नहीं करता, केतु खराब नहीं करता, पर नियम यही लगाना पड़ेगा हमें कि 2, 5, 9, 11, 12 में राहु, बुध और शुक्र ना बैठे। अगर राहु, बुध, शुक्र अगर बैठ गए तो मामला बहुत गड़बड़ हो जाएगा। तो फिर वो बेचारे को कई बार अपने जीवन में लोगों से पैसा मांग मांग के गुजारा करना पड़ेगा। और अगर गुरु छठे भाव में बैठ करके खराब नहीं होता तो बिना मांगे मोती मिले। मतलब वो ऐसा साधु कहा गया है जिसको बिना मांगे मोती मिलते हैं। मतलब वो ना भी मांगेगा तो भी गुजारा बहुत अच्छे से होता है और उसको बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की कुंडली में मेरा जहां तक दिमाग काम करा, शायद छठे भाव में का गुरु है या इंदिरा गांधी जी की कुंडली में, किसी इन दो में से है। याद तो नहीं आ रहा मुझे एक्चुअल में, पर यहाँ बृहस्पति बैठा है, थोड़ा सा उसको चेक करना है ना। छठे गुरु भाव में, जी अमिताभ बच्चन की कुंडली में, अमिताभ बच्चन की कुंडली में है ना छठे भाव में गुरु। हाँ छठे भाव में। तो गुरु का सर जवाहरलाल नेहरू की कुंडली में है, मैंने चेक कर लिया। किसके में? जवाहरलाल नेहरू। हाँ, जवाहरलाल नेहरू जी की कुंडली में है। तो आप ये देखिए, उसको हार्ड वर्क लगा। जवाहरलाल नेहरू जी का तो कर्क लगन था ना शायद, उनका तो हाँ, गुरु शायद लगन, उनका गुरु छठे में, शायद नहीं लगन। नहीं, नहीं नहीं, अच्छा। छठे में, धनु राशि में। तो कहने का मेरा मतलब है कि यहाँ पर वो नियम बिल्कुल सटीक जाता है कि इन लोगों को बहुत अच्छे से मिलता है और जितने की डिमांड करते हैं उससे ज्यादा मिल जाता है। मतलब इनको बहुत ज्यादा फिर हार्डवर्क करने की जरूरत नहीं है। और शर्त यही एक है कि गुरु मंदा नहीं होना चाहिए, है ना। बहुत सिंपल, लाल किताब में ये बात पकड़ना कि ग्रह खराब है या अच्छा है, बहुत अच्छे से हमें समझ में आ जाता है। सर पर इनके छठा राहु है, है। राहु है 12वें हाउस में हाँ तो फिर जवाहरलाल जी के, तो मंदा हुआ ना। छठे में केतु हो गया साथ में। नहीं नहीं नहीं, आपने फिर सुना नहीं, मैंने दोबारा मैं बोल देता हूँ। केतु बृहस्पति को खराब नहीं करता, केतु बृहस्पति को खराब नहीं करता। आपने, अच्छा आप कह रहे हैं कि राहु 12वें में है ना। हाँ सर, हाँ सर। हाँ तो उसको चेक कीजिएगा अगर है क्या नहीं है ना, है देखना सर, मेरे पड़ेगा। सामने कुंडली खोली है, अच्छा, स्क्रीनशॉट हाँ भेजती हूँ ग्रुप में। हाँ सर, तभी इनकी पुत्र संतान नहीं हुई ना, इनको भी तो लेगेसी आगे बढ़ानी थी, तो मंदे गुरु का ही असर होगा कुछ तो। हाँ ये भी आप बात कह सकते हो, पर उसकी पूरी कुंडली देखेंगे किसी दिन जब हम एग्जाम्पल कुंडली लेंगे ना, तो ये सारे सूत्र लगाएंगे उनके ऊपर कि पर छठा पुत्र के लिए तो है नहीं घर। नहीं नहीं, वो तो अरविंद जी बात चल रही है कि अगर गुरु मंदा हो जाए, तो मैं कह रहा हूँ कि छठे घर का गुरु है, और अगर छठे घर के गुरु मंदा है कि नहीं वो देखना है कि राहु, बुध, शुक्र कहीं 12वें में तो नहीं है। तो वो है, राहु ये कह रहे कि है, इसका मतलब गुरु मंदा हो गया। सर तो ग्रुप में लाल भेजा किताब मैंने की कुंडली। शर्त ये है, लाल किताब की शर्त ये है कि अगर गुरु मंदा होगा तो या तो पुत्र औलाद होगी नहीं, और अगर हो जाए
तो उससे आदमी को कष्ट मिलता है, ये वो यानी कि वो बात उसका कहा नहीं मानती, या उसको किसी ना किसी उसकी बात को लेकर के परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मुद्दा ये है। तो हम देखेंगे कि कहाँ पर उसकी काट हो रही है। लाल किताब में बहुत सारे सूत्र आगे आते हैं, एक दूसरे को काट देते हैं, चीजें कट जाती हैं, तो कैसे वो कटाव हुआ है कैसे नहीं। पर हाँ, बृहस्पति तो मंदा था ही था, इसमें तो कोई शक नहीं, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जी के जो शौक थे वो बृहस्पति वाले तो थे नहीं। बृहस्पति तो इंसान को ज्ञानी बनाता है, आध्यात्मिक बनाता है, बहुत सच्चरित्र इंसान को बनाता है, धर्म का अनुयायी बनाता है। तो उन सब चीजों को देखा तो गुरु मंदा ही था। तो उनको जो धन आने का, इसका मतलब जो हम बात कह रहे हैं, जो छठे के गुरु, गोली तो छठे गुरु की वजह से इनको धन नहीं प्राप्त हो रहा, जो प्राप्तियां हो रही हैं वो किसी और वजह से प्राप्तियां हो रही हैं, है ना। तो ये आप बात ठीक कह रहे हैं कि गुरु उनका मंदा ही, क्योंकि लक्षण जो होते हैं वो जरूर मिला लिया करो। अब लक्षण में जैसे कि वो शायद वो शिगार वगैरह पीने के शौकीन थे, सिगरेट या शिगार कुछ क्या था, मैंने ज्यादा पढ़ा नहीं, एक्चुअली में मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा नहीं हूँ, तो मुझे बहुत ज्यादा डिटेल नहीं मालूम है। तो वो उस चीज के शौकीन रहे हैं, तो वो सब चीजें जो है ना वो गुरु के अंडर में नहीं आती। ये ध्यान रखिएगा, गुरु जितना उम्दा होता चला जाएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा, गुरु जितना उम्दा होता चला जाएगा उतना ही व्यक्ति के खान पान में सात्विकता आती चली जाएगी। गुटखा, तंबाकू, ये सब चीजें राहु की चीजें हैं, शराब शनि की चीजें हैं, यानी कि ये सब पाप ग्रहों से जोड़ी गई चीजें हैं। तो व्यक्ति इन चीजों के व्यसन में नहीं जाएगा, जितना भी बृहस्पति उम्दा चला होता चला जाएगा। दूसरा, उसका ऑटोमेटिक रुझान धर्म कर्म की तरफ विशेष होता है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत होता है, और उसका जो बुढ़ापा होता है वो ध्यान लगाने में ज्यादा जाता है। ये अच्छे बृहस्पति की पहचान है, चाहे वो कितना भी बड़ा अफसर हो, कितना भी कैसा सोच वाला हो, चाहे वो वैज्ञानिक हो, चाहे वो बहुत बड़ा साइंटिस्ट हो, पर वो लास्ट में वो हमेशा यही सोचता है कि मुझे मेडिटेशन करना चाहिए, मुझे योग करना चाहिए, मुझे अच्छी बातें बोलनी चाहिए, मुझे लोगों को मोटिवेट करना चाहिए, मुझे अच्छे नियम कानून बनाने चाहिए, मुझे लोगों को सहयोग करना चाहिए। मतलब जो जुपिटर की जो भावनाएं हैं वो इस प्रकार से होती हैं। अब हम इस बात पर आते हैं कि छठे भाव में मुझे ध्यान नहीं था कि इनका साथ में केतु भी बैठा हुआ है। अब आपने कह रहे हो तो बिल्कुल बैठा ही होगा। अब इनमें इस छठे भाव के बृहस्पति वाले को ख्याल क्या रखना चाहिए? एक तो उसको हमेशा अपने भांजे को या अपनी बेटी के बेटे को, यानी कि दोते को, कुछ ना कुछ देते रहना चाहिए, उनकी सेवा करती रहनी चाहिए, उनको अवॉइड नहीं करना चाहिए। ये छठे भाव की खासियत है। तो आप लिख सकते हैं, बेटी और बेटी की संतान की सेवा करे, मान सत्कार करे और उसके परिवार की पालना करे, यानी कि अपने दामाद को भी कुछ ना कुछ देते रहना चाहिए। अपने पिता की अवहेलना ना करे, अपने पिता को अपने साथ रखें। और बृहस्पति की वस्तुएं क्या होती हैं? जैसे सोना है, केसर है, पीली हल्दी है, ये बृहस्पति की वस्तुएं हैं, ये अपने पास जरूर रखें। तो अपने पास जरूर रखने का मतलब ये होता है कि भाई गोल्ड पहन ले। सुभाष, मैं क्लास में हूँ, मैं बाद में बात करता हूँ। हाँ सुभाष, मैं बाद में बात करता हूँ, मैं क्लास में हूँ। अभी नहीं, अभी क्लास में। तो गोल्ड ऐसे व्यक्ति को जरूर धारण करना चाहिए, है। तो कोशिश करें कि अपनी जेब में कोई केसर का पैकेट बना ले, और केसर का पैकेट भी रखे तो बहुत अच्छा है। और कभी भी बृहस्पति उसको लगे खराब असर दे रहा है,
तो इन्हीं चीजों का दान मंदिर में कर सकता है, जैसे पीली चने की दाल का दान करना, पीले रंग के सेब भी वो दान कर सकता है, पीला फल, अन्य कोई पीला फल हो, जरूरी नहीं कि पीले सेब जो गोल्डन कलर के आते हैं वही देने हैं, कोई अन्य पीला फल, पीली मिठाई भी वो दान कर सकता है। ये सिंपल रेमेडी है। तो लाल किताब इसके बारे में क्या कहती है, आइए देखते हैं। बृहस्पति खाना नंबर 6, मुफ्तखोर मगर साधु स्वभाव। कि स्वभाव से तो वो साधु होगा पर मुफ्तखोर होगा, तो यहाँ पर इस बात को मना किया गया, उसको मुफ्त की चीजें नहीं लेनी है। मुफ्त रोटी को तुझको हरदम मिलेगी मगर माया तो ढूंढनी ही पड़ेगी। कि बेशक तेरे को रोटी का इंतजाम तो तेरा हो जाएगा, पर अगर तू अमीर बनना चाहता है, धनवान बनना चाहता है, उसके लिए तुझे मेहनत करनी ही पड़ेगी। मानसरोवर बाप का उम्दा, शर्त कोई ना अपनी हो, हालात शनि पर फैसला होगा, राजा गुरु या निर्धनी हो। इसमें एक चीज बड़ी खास आई है कि जिसका बृहस्पति छठे भाव में है, उसकी कुंडली में यदि शनि ग्रह अच्छा हो जाएगा तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। तो या तो अगर शनि अच्छा हो जाए तो क्या होगा, या तो राजा बनेगा, अच्छी पावर में आ जाएगा, या किसी का गुरु बन जाएगा, और अगर शनि नहीं अच्छा होगा तो निर्धन बन जाएगा। 5, 12, 9 उम्दा दूजा, गुरु होता खुद चंदर हो, खैरात बुजुर्गों नाम पे बढ़ता, राजसभा का मंदिर हो, अकेले गुरु बुद्ध की तू फलते, भला चलन उस जब तक हो, उलट मुकद्दर चक्कर चलता, खाक भरा सब मस्तक हो। इसमें वही बात है कि उसको फ्री फोकट के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि अपने आगे बढ़ाने के लिए खुद मेहनत करके उसको इनिशिएटिव लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। वही 2, 5, 9, 11, 12 की बात है कि वहां पर राहु बुध शुक्र जैसे ग्रहों के कारण बृहस्पति मंदा असर नहीं देना चाहिए। बृहस्पति मंदा असर देगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ कहा गया है कि रोटियों की तो कमी नहीं होगी, उसको कोई ना कोई रोटी तो मिलती रहेगी, भोजन पानी की व्यवस्था तो होती रहेगी उसकी हमेशा, पर वो अमीर नहीं होगा अगर बृहस्पति खराब हो जाए तो। बृहस्पति को उम्दा होना बहुत जरूरी है, पर यहाँ पर एक शर्त लगा दी, अगर जिसका भी छठे भाव में बृहस्पति है, अगर शनि अच्छा होगा तो राजा बन सकता है, किसी बहुत बड़ा गुरु बन सकता है। तो जवाहरलाल नेहरू जी की कुंडली में शनि देखना पड़ेगा लाल किताब के अनुसार, क्योंकि जब भी वो राजा बने। तो मैंने ग्रुप में शेयर की कुंडली, ग्रुप में शेयर कर दी, वो बाद में उनको देखेंगे, पर मैं अपना अंदाजा बता रहा हूँ कि फिर शनि उनका उम्दा होगा तो ही वो प्रधानमंत्री बने। सर शनि कहाँ उम्दा रहता है? वो हम आगे चल करके धीरे धीरे बताएंगे, क्योंकि इसकी एक सीरीज है पूरी की पूरी ना। अभी तो सिर्फ आप लिख लीजिए कि छठे भाव का बृहस्पति शनि पर डिपेंडेंट हो जाता है। अगर शनि उम्दा हो जाएगा तो फिर बहुत बेहतर अच्छे रिजल्ट छठे भाव में भी बैठ के देगा। सर मेरा भी बृहस्पति है 6 में और केतु 7 में है। अच्छा, तो अभी हमारा 1-2 दिन में वीडियो बन चुका है, लाल किताब का वीडियो शनि ग्रह के बारे में। उसमें मैंने डिटेल में बताया 1 घंटे तक कि शनि कैसे उम्दा होता है। ठीक है, शनि डिपेंड करता है बुध ग्रह के ऊपर, तो वो इसलिए फिर वो सारे घूम जाएंगे, इसलिए मैं वो चीजें नहीं छेड़ना चाहता। उसमें आप जाएंगे तो उसमें आपको पूरी डिटेलिंग मिलेगी। जी सर। चलिए, अब हम चलते हैं 7वें भाव के। हाँ जी सर, एक क्वेश्चन हम पूछना चाहते थे सर। बोलिए। हेलो, बोले सर। सर हम पूछना चाह रहे थे, जैसे आपने बताया ना गुरु उम्दा
गुरु मतलब अच्छे रिजल्ट तब देगा तब वो राहु और ये नहीं होंगे 2 5 9 11 2 5 11 12 में। तो सर इसमें क्या क्या देखना, मतलब एक चीजें चलेगी, शुक्र बुध या दोनों साथ में, राहु भी है, मतलब एक एक चीजें बढ़ती जाएगी। अगर राहु भी है सेकंड में, बुध शुक्र भी 12th में, मतलब गुरु ज्यादा खराब हो गया। अगर एक चीज है तो गुरु कम खराब हुआ, ऐसा? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, आपने सही पकड़ा। अगर ग्रह को खराब करने वाली चीजें ज्यादा बढ़ जाएंगी तो गुरु उतना ही ज्यादा खराब हो जाएगा, गुरु उतना ही खराब हो जाएगा, ये ध्यान रखना। सुषमा जी जो कहना चाह रहे हैं मैं समझ गया जो कहना चाह रही हैं। गुरुजी ये शनि वाली वीडियो कहाँ है आपकी? अभी आएगी, कल या परसों में आ जाएगी, है ना। अभी हमने लॉन्च नहीं किया, बन के तैयार हो चुकी है ना। अभी शनि की, राहु की और केतु की, 3 ग्रहों की है, वो तैयार हो गई है। क्योंकि मैं आप ही लोगों के लिए वो तैयार करवा रहा हूँ, जिसमें आप लोगों को जिनको थोड़ा जल्दी है, अदरवाइज तो मैं इसमें कोर्स में करवाऊंगा ही, तो अपने जाकर के वीडियो में देख लेंगे। जैसे अभी बुध ग्रह की और मंगल ग्रह की पड़ी हुई है वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर, कि बुध ग्रह और मंगल ग्रह कैसे खराब होते हैं, पूरी डिटेलिंग है। मंगल बुध के ऊपर तो 3 वीडियो पड़े हुए हैं। अभी मेरा एक वीडियो आया है खुशी में गमी होना, तो उस वीडियो को भी डिटेल में देखेंगे, वो मंगल बुध के ऊपर ही है। देखा है हमने। देखा है ना, हाँ, तो वो जी। उसी के ऊपर है। उसमें जा करके आपने अगर अपने मामले में देखना है, चेक करना है, तो ऐसे देख सकते हैं। सर एक और पूछना चाहते थे सर, पूछ ले। गुरुजी आप आगे जैसे भी आपने गुरु के लक्षण बताए कि यदि गुरु अच्छा मंदा होता है तो जो लक्षण होते हैं कि पुत्र नहीं है, संतान या इस तरीके के, ऐसे शनि के भी कुछ लक्षण होते हैं? हाँ बिल्कुल होते हैं, हर ग्रह के लक्षण मिलेंगे आपको, हर जैसे ग्रह के शनि लक्षण। के एक आध लक्षण प्लीज बता दीजिए। देखिए शनि का सबसे बड़ा लक्षण, शनि तो कर्म का ग्रह है ना, शनि कर्म का ग्रह है, शनि नौकरी का ग्रह है, शनि नौकर का ग्रह है, कि आपको नौकर का सुख नहीं मिलेगा, नौकरी में परेशानियां आएंगी, ये चीजें होती है। व्यक्ति में आलस से बहुत भर जाता है, व्यक्ति को काम करने में दिक्कतें आती हैं, ये सब है। तो इसीलिए अभी बीच में बात ना छेड़ करके आप वीडियो पे जाएं, उसमें शनि के बारे में इतनी डिटेलिंग है, क्योंकि हम एक ही टॉपिक पे बोल रहे हैं, तो उसमें बहुत डिटेलिंग मिलेगी। मैं चाह के भी इतना डिटेल में अभी नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि नहीं तो हमारा टॉपिक ही छूट जाएगा। और ये सब चीजें वो सारी डिटेलिंग बाद में होंगी, क्योंकि इसमें भी मैंने करवाना है। मेरा प्रॉमिस ये था कि मैं हर ग्रह को हर भाव के साथ कराऊंगा, उसमें रेमेडी कराऊंगा, ताकि आप सभी लोगों की चीजें उसमें निकल के आ जाए। अब जैसे आप देख रहे हैं कि हमने 6 भाव तक बृहस्पति कर लिया, अब 1 से लेकर के 6 तक बृहस्पति जिनका भी है, किसी ना किसी का तो आया है, तो उसको अपना अनुसार मिल रहा है। ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो पूरा हो जाएगा, तो हर ग्रह का अपने भाव में हो जाएगा। हाँ ये बात अलग है कि मैं बृहस्पति को बहुत धीरे धीरे करवा रहा हूँ, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि इसको देखने का तरीका क्या है। वो अच्छा तो ये होता कि मैं पीपीटी में हिंदी में लिख करके आ जाता और वैसा वैसा बोल करके निकल जाता, पर आपको लॉजिक नहीं पता चलता। लाल किताब की सबसे बड़ी परेशानी ये है, जिन जिन लोगों ने भी लाल किताब को लिखा है उन्होंने लॉजिक को एक्सप्लेन बिल्कुल भी नहीं किया। सिर्फ जो उनके जो अपने कविताओं के रूप में जो पोएट्री जो लिखी हुई है लाल किताब की, उसको ही हुबहू आगे आगे चलाते हैं और लास्ट में वो लिख देते हैं हर एक के नीचे उपाय। अब बंदा जो समझने वाला होता है उसके लिए बड़ा चैलेंज खड़ा हो जाता है। उसको अगर आप लाल किताब पढ़ेंगे तो ऐसा लगता है इसको तो रट्टा ही मारना पड़ेगा, इसको तो याद ही करना पड़ेगा। अगर और फिर बंदा याद कब तक करेगा, वो भी सबसे बड़ी चैलेंज है, क्योंकि इतने सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, तो वो याद करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो लॉजिक बहुत जरूरी है कि 6ठे भाव में गुरु कैसा होगा, भाई वहां पे बुध का घर है और केतु का घर है, तो हमें तुरंत समझ में आ गया। 7वें भाव में गुरु कैसा होगा, तो तुरंत समझ में आ जाना चाहिए 7वां भाव शुक्र का और बुध का है, शुक्र और बुध का है। अब यहाँ ना तो उसकी शुक्र के साथ दोस्ती, ना उसकी बुध के साथ दोस्ती। समझ रहे हो बात, हमने कहाँ से शुरू किया था कि दोस्ती है कि नहीं दोस्ती, वो वेलकम करेंगे कि नहीं करेंगे बृहस्पति को, तो वह बृहस्पति को वेलकम मिलना ही नहीं है। तो इसको कहा गया घर गृहस्थी में कैद साधु,
बृहस्पति को साधु की संज्ञा दी गई है। अब वो बेचारा मजबूर है, जो मजबूर है कि उसको घर गृहस्थी निभानी पड़ रही है, इसलिए उसको कैद में कहा गया है, कैद में है, उसको जैसे जेल हो गई है, यानी कि उसका मन नहीं है घर गृहस्थी निभाने का, परंतु उसको निभानी पड़ रही है। तो एक तरह से मैरिज लाइफ तो फिर गड़बड़ हो गई, फिर तो ये बात अच्छी हुई नहीं मैरिज लाइफ के लिए। तो अब कोई आदमी अपनी मैरिज को जोर जबरदस्ती से चलाएगा तो उसका तो बुरा हाल हो जाएगा, तो वो चीज खराब करेगी। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, ये शुक्र का घर है, ये बुध का घर है, यहाँ पर किसी भी कारण से हम बृहस्पति के प्रभाव को बढ़ाएंगे तो उतना ही शुक्र खराब होता चला जाएगा, उतना ही बुध खराब होता चला जाएगा। बुध के खराब होने का मतलब ये है कि हमारी चालाकियां, हमारे धन की कमाई, हम दिमाग से तो पैसा कमाते हैं, फाइनेंस का सबसे बड़ा ग्रह ही बुध है, हमारी डे टू डे इनकम सब पर इम्पैक्ट आना शुरू हो जाएगा। और शुक्र हमारा जीवन साथी है। तो अगर सप्तम भाव में जिसके बृहस्पति बैठा है, वो अगर पाठ पूजा में ज्यादा ध्यान देगा, अगर वो मंदिर, घर में मंदिर बना करके पाठ पूजा करेगा, ज्यादा ध्यान साधना करेगा, अपने घरों में, अपने घर में गुरु को इनवाइट करेगा या साधु संतों को बुलाएगा अपने घर के अंदर, तो उसकी घर गृहस्थी बर्बाद हो जाएगी। एक तो तरीका ये रहा। दूसरा तरीका ये है, अगर किसी भी कारण से बृहस्पति यहाँ पर मंदा असर दे रहा हो, और बृहस्पति मंदा असर कैसे देगा, सिंपल, वही 2, 5, 9, 11, 12 राहु बुध शुक्र देखो, अगर यहाँ बैठे हैं तो बृहस्पति मंदा असर देगा। बृहस्पति अगर मंदा असर देगा तो औलाद के ऊपर भी दिक्कत आएगी, औलाद में भी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ऐसा व्यक्ति जिम्मेवारियों से दूर भागने की कोशिश करता है तो उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। और अगर बृहस्पति उम्दा होगा तो ध्यान रखे, ना तो धन की कमी होगी उसके पास, ना मान सम्मान की कमी होगी उसके पास। किसी भी प्रकार से बृहस्पति धन के मामले में कमी नहीं छोड़ता, पर मैरिज लाइफ के लिए अच्छा नहीं। और जितना खराब हो जाएगा उतना ही ज्यादा मैरिज लाइफ को डेंट मारने वाला भी हो जाएगा, और ऊपर से औलाद के मामले में भी गड़बड़ा जाएगा। तो ऐसे में अगर कोई व्यक्ति भजन भुजन ज्यादा करता हो, घर पे बैठ के मंदिर बना करके और प्रवचन ज्यादा सुनता हो, तो उनको आपने मना करना है और कोशिश करे कि वो मंदिर ही हटा ले, तो बहुत बढ़िया बात है। अब साधु संतों के साथ घूमने फिरने का आदि ना हो कि जहां लिए भाई फलानी जगह शहर के अंदर साधु आ रहा है, फलाना प्रवचन है, और उठा करके सत्संग में भाग जाए, तो उन चीजों को अवॉइड करना। अब इसका मतलब ये नहीं कि एकदम से बिल्कुल नहीं घुसना, नहीं, जाएं पर यदा कदा, यदा कदा से कोई प्रॉब्लम नहीं आती, रेगुलर वे में नहीं करना है उसको। और अगर मंदा असर हो जाए तो ऐसे में सूर्य का, चंद्र का और मंगल का, 3 ग्रहों का उसको सपोर्ट लेना चाहिए, मदद लेनी चाहिए। कहते हैं कि 7वें भाव में बृहस्पति हो तो बारिश के पानी से नहाना चाहिए। कभी बरसात हो जाए तो उसे मौका नहीं छोड़ना चाहिए, बारिश के पानी से नहाना चाहिए, तो उससे चंद्रमा का वो माना जाता है अच्छा असर। सर एक क्वेश्चन है। हाँ, जैसे मैंने बताया 6 में केतु और बृहस्पति हैं और 12th में राहु हो गया, लेकिन शनि की कंडीशन अच्छी है। और जैसे एक ही प्लैनेट है, जो अभी क्वेश्चन पूछा था कि जैसे अगर जितने जितने प्लैनेट्स होते जाएंगे उतना उतना वो अलग होता जाएगा, तो शनि की कंडीशन, शनि की जो स्थिति है वो उस कंडीशन में भी आएगी कि अगर राहु एक खराब है तो? देखिए, अगर राहु खराब है तो बृहस्पति 12 में है तो बृहस्पति मंदा माना जाएगा जी। पर वहां पर अगर शनि अच्छा आ गया उसी सेम कुंडली में, शनि को जी। समझना, शनि मेटलिस्टिक प्लेनेट है, जी वो सर। धन की कमी नहीं छोड़ेगा, वो ठीक पॉइंट है। समझ रहे हो।
उसको दिक्कत क्या आएगी? उसको औलाद के मामले में दिक्कत आएगी कि औलाद उसके अनुसार काहे अनुसार काम करे ना करे, कोई गारंटी नहीं इस बात की। हो अच्छा, सकता है औलाद को लेकर के चिंतित रहे वो अपनी, ठीक ठीक। है ना, ये चीज है। तो जैसे अभी आपने बोला कि बुढ़ापा अच्छा जाएगा, तो उसमें मतलब औलाद की चिंता रहेगी ही रहेगी औलाद से। हाँ, जी सर। बुढ़ापा तो मैंने बताया पंचम के बृहस्पति का। ठीक है सर। आपने कहाँ का क्वेश्चन पूछा, छठे का कि पांचवे का? नहीं, मैं कंफ्यूज हो गई, मैं छठे में सोच रही थी ये। अच्छा अच्छा, नहीं। थैंक यू। हाँ रितु जी जल्दी बताएं। सर जुपिटर 7 आपने बताया कि अगर में राहु बुध शुक्र हो जाए आपकी तो आवाज औलाद के लिए कैसे मंदा रहेगा? सर आपकी औलाद आवाज के लिए कैसे मंदा रहेगा कौन जुपिटर से 7? भाव में, कौन से बृहस्पति 7वें में? हाँ जी। हाँ तो वही मैं समझा रहा हूँ ना कि सबसे पहले आपने ये देखना है। पहली बात तो देखो, मैं फिर से समझा रहा हूँ एक बार, बहुत बड़ा अच्छा। शुक्र और बुध के घर में गुरु प्रवेश कर गए। पहली बात तो गुरु बेचारा प्रसन्न है नहीं, क्योंकि उनको एक ऐसे घरों में बैठना पड़ रहा है जहां उसको वेलकम करने वाला ना तो शुक्र है ना बुध है। वो वहां पर प्रवेश कर गए। अब परंतु गुरु की हालत को तो डिसाइड करने वाले 3 ग्रह हैं, राहु है, बुध है, शुक्र है। अगर ये कुंडली में कहीं पर बैठे, कहां पर बैठे, दूसरे में, 5वें में, 9वें में, 11वें में, 12वें में, तो गुरु को मंदा कर देते हैं। अगर मंदा करेंगे तो जा करके उसको औलाद से रिलेटेड दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अगर वो मंदा नहीं है और केवल गुरु 7वें भाव में बैठा हुआ है, तो सिंपल इतना है कि उसको अपनी मैरिज लाइफ में मजा नहीं आ रहा होगा, मैरिज में दिक्कत नहीं आ रही होगी। अब आपके सामने कोई केस आता है, वो कहता है जी मेरा गुरु 7वें में बैठा है, तो हम उसको यही कहेंगे, भाई देखो पाठ पूजा में जो ज्यादा ध्यान नहीं लगाना आपने, घर गृहस्थी में की तरफ विशेष जिम्मेदारियां आपने निभानी है। क्योंकि अक्सर 7वें भाव का बृहस्पति व्यक्ति को अपनी घर की जिम्मेदारियां नहीं निभाने देता, बल्कि वो और ही चक्रों में लग जाता है। घर गृहस्थी जिम्मेवारी का मतलब सिर्फ घर गृहस्थी से रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ। और तो सारी जिम्मेदारी निभाएगा, पैसा भी कमाएगा, सब कुछ करेगा, नौकरी करेगा, सब कुछ करेगा, यानी कि अपने जीवन साथी के प्रति इतना ध्यान नहीं देता। वो जब ध्यान जीवन साथी को खुश नहीं करता, जीवन साथी के प्रति ध्यान नहीं रखता, तो उसकी घर गृहस्थी में काफी दिक्कतें झंझटें आनी शुरू हो जाती है। तो इसीलिए कहा गया है कि एक ऐसा आदमी है जो घर गृहस्थी निभाना नहीं चाह रहा, पर घर गृहस्थी में उसको रहना पड़ रहा है, इसीलिए उसको कैद साधु कहा गया है। गृहस्थी का कैद साधु 7वें भाव के बृहस्पति को कहा गया है। और भी क्लैरिटी आ जाएगी। और हाँ, साधु संतों का ज्यादा साथ ना करें, पर स्त्री का संग ना करें, पर स्त्री का संपर्क ना करें। ये पुरुष के लिए स्त्री आएगी और स्त्री की कुंडली में पुरुष आएगा, कि पर पुरुष का वो साथ ना करे। यानी कि अगर किसी भी तरीके से 7वें भाव में बृहस्पति हो और ऐसा व्यक्ति अगर अपना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पैदा कर लेगा, अगर कर लेगा, तो वो उसको बहुत ज्यादा दिक्कतें का सामना करना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए बृहस्पति खाना नंबर 7 में क्या लिखा है। पिछले जन्म का साधु जो जन्म से ही मगर तपस्या के लिए जंगल में नहीं गया, है तो साधु स्वभाव, पर वो जंगल में जाकर के तपस्या नहीं कर रहा। धर्म माला थैली दा परिवार देगी, बड़ी शान हो आकाश बिला हिर्स होगी, औलाद बेकदरी गौर न करता, मदद भाई ना हुकूमत हो, वक्त बुढ़ापा हो सुख किसका, ज्ञानी तरसता दौलत को, 9वें शनि 7 मच्छ रेखा, रिजक चंद्र खुद होता हो, घर किसे बाहर क्यों दौड़ फिरता, मरना लिखा है घर में तो, तख्त सातु यज्ञ साथी या घर गुरु बैठा, मंद शुक्र या शत्रु हो, 11 शनि बुध 6-12 6-2-12, मुत बना मरे औलाद ना हो। जो बातें मैंने कही है उसका असर इसी में लिखा गया है। इसमें ये कहा गया है कि राजा जनक की तरह सन्यासी साधु जो माया यानी कि शुक्र में होता हुआ लक्ष्मी शुक्र को सांस की हवा बृहस्पति की तरह जानने वाला चुपचाप शांत परिवार का गुरु होगा। लड़के के टेवे के हालात में घर में कुत्ते से भी कीमत कम निर्धन
साधु हो, मगर लड़की के टेवे में औलाद और धन किसी बात के लिए भी मंदा ना होगा। यानी यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर लड़के की कुंडली में अगर गुरु मंदा हो जाएगा तो धन पर भी दिक्कत आएगी, औलाद पर भी दिक्कत आएगी, हर जगह से परेशानी आएगी। पर अगर ये बात लड़की की कुंडली में बृहस्पति सप्तम में हो तो यानी कि जिन औरतों के सप्तम भाव में बृहस्पति है उनको धन की दिक्कत नहीं आएगी, पर घरगृहस्थी की दिक्कत जब भी आएगी। और उसको समझाने के लिए राजा जनक का उदाहरण लिया गया है कि राजा जनक को विदेही राजा कहा गया है और वो फिर भी राजा के पद पर थे, पर उनका स्वभाव साधु था और वो घरगृहस्थी में रहे, तो इसलिए उनको राजा से जोड़ा गया है, राजा जनक से जोड़ा गया है। तो इसमें विशेष रूप से बस यही बात आती है कि ऐसा व्यक्ति जितना साधु संतों का साथ लेगा, पाठ पूजा के अंदर ज्यादा ध्यान में मगन रहेगा, उतना ही ज्यादा अपनी घर गृहस्थी के लिए उत्तम नहीं होगा। ठीक है। हाँ श्याम सुंदर जी कुछ कह रहे हैं? हाँ नमस्कार सर। नमस्कार सर मेरी वाइफ की उसमें सप्तम भाव में बृहस्पति हैं। बहुत बढ़िया। और बाकी सब ठीक ठाक है, हमारा पारिवारिक जीवन, बच्चे हैं। लेकिन पिछले 1.5-2 साल पहले ऐसा हुआ है, एक पंडित जी ने हमारे यहाँ मूर्ति लेकर आए थे पित्तल की, माँ की, शेर पे सवारी की। तो उन्होंने उनकी प्रतिष्ठा करवा दी। मैं उनको मना भी करता रहा, प्रतिष्ठा नहीं होती घर में, कल ने सचल प्रतिष्ठा करवाई है। ठीक है। तो जब वो प्रतिष्ठा करवाई है उसके 6 महीने 7 महीने के अंदर वो कोरोना में एक्सपायर हो गई है। अब कुछ कारण है क्या है, वैसे तो सब ठीक ठाक चल रहा था, घर बच्चे। एक मन में ये है कि उसकी वजह से तो ऐसा नहीं हुआ है। श्याम सुंदर जी अब क्या कह सकते हैं, रीजन बहुत सारे हो सकते हैं। पर मैं ये नहीं कहूंगा कि ऐसा हो जाता है। हाँ, मूर्ति रखने से, मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करके घर में, और जिनके सप्तम भाव में बृहस्पति हो, मैंने कहा है ना कि मैरिज लाइफ में दिक्कतें आ जाती, तो मैरिज लाइफ तो खत्म ही हो गई ना एक प्रकार से। जीवन साथी का मतलब चाहे खुद के ऊपर दिक्कत आए, औरों पे दिक्कत आए, कुल मिला के लाल किताब इसको बहुत बुरा मानती है। और लाल किताब तो स्ट्रेट अवे लिख देती कि घर में बना हुआ मंदिर हटा दो, स्ट्रेट अवे। वो तो थोड़ी सी भी सॉफ्ट नहीं है इस वाले योग के अंदर। बिल्कुल भी हल्की फुल्की पूजा करने के लिए भी मना कर देते हैं। वो कहते हैं अगर पाठ पूजा करनी है तो मंदिर जाओ, और मंदिर भी रोज रोज नहीं जाना। और साधु संतों के प्रवचन भी यदा कदा ही सुनने, ये नहीं कि आप रोज रोज पहुंच जाओ, किसी को फॉलो करने लग जाओ एकदम से, वो सब चीजें। हाँ नहीं, मैं बता रहा हूँ आपकी बात नहीं, अब आपकी बात तो पूरी हो गई। पर ये मैं कहना चाहता हूँ जिनका भी सप्तम में बृहस्पति है उनको कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। हाँ, एक भाई चंद्रमा का उपाय उनको साथ में करना चाहिए, सूर्य का साथ लेना चाहिए, मंगल का साथ लेना चाहिए। इन चीजों का साथ लेकर के उनको अपना घर गृहस्थी चलानी चाहिए और अपनी जिम्मेवारी से दूर नहीं भागना चाहिए। सप्तम में बृहस्पति में कई बार इंसान अपने जीवन साथी को इग्नोर करता है, वो चीज भी नहीं होनी चाहिए। ये सप्तम कुछ जी। अच्छा सर, अब जैसे राय दीजिएगा, बात हो रही उन मूर्ति का क्या करें, माँ की मूर्ति है उनका। श्याम सुंदर जी ऐसा है, ये मुझसे आप बाद में बात पूछिएगा क्योंकि फिर ये लंबा विषय खिंच जाता है ना, ये आउट ऑफ कोर्स चला जाता है। बाद में बात करते हैं। ओके, शुक्रिया। हाँ, और किसका प्रश्न है? ज्योति जी बताएं। सर मैं ये पूछ रही थी, जैसे कि 7वें में गुरु है और पंचम में अगर राहु है और 9वें में बुध है, तो गुरु तो मंदा हो गया। हाँ, और 7वें में गुरु होने से आदमी अगर पहले से ही थोड़ी नास्तिक प्रवृत्ति का हो कि ज्यादा पूजा पाठ पहले से ही नहीं करता है, कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तो इसी का क्या देखेंगे? गुरु अच्छा असर देगा मंदा होने के बाद भी? नहीं, पहली बात तो गुरु मंदे होने की ये निशानी होती है कि वो नास्तिक हो जाता है। नास्तिक नहीं, नास्तिक पूजा पाठ बोलने से करेंगे, अपनी मर्जी से नहीं करेंगे। वही नास्तिक, वही बात है ना ज्योति जी। यूं तो हम भी कहीं पर भी जाते, कहीं पर हाथ जोड़ लिए, पर नहीं मानते तो नहीं मानते। सारा खेल अंदर का है ना। कर्म कांड का से भी ज्यादा है कि आप अंदर से किस चीज को कैसे देखते हैं। तो वैसे भी सप्तम भाव में अगर बृहस्पति मंदा हो जाए तो उनका पाठ पूजा की तरफ विशेष ध्यान होता ही नहीं है। तो हम कहते हैं नहीं है तो कोई बात नहीं, ध्यान मत दीजिए। पर अगर
कहीं और पॉइंट पर दिक्कत आ रही है, औलाद को लेकर दिक्कत आ रही है, औलाद अच्छा नहीं कर पा रही है तो दिक्कत आ रही है, औलाद पढ़ाई में दिक्कत दे रही है, औलाद आगे बढ़ने में दिक्कत दे रही है, तो सप्तम भाव में बृहस्पति हो तो उसको सूर्य का उपाय करना चाहिए, चंद्रमा का उपाय करना चाहिए और मंगल का, यानी कि 3 ग्रहों का साथ लेना चाहिए। मतलब पाठ पूजा के मामले में तो उसको कुछ नहीं कर रहा बहुत अच्छी बात है, ना करे कोई बात नहीं, कभी कभी वाला तो मामला चल जाता है, परंतु उसको सूर्य, मंगल और चंद्रमा का साथ ले लेना चाहिए। उससे फिर उसको औलाद वाले मैटर में भी काफी राहत मिलने लगता है। ठीक है, तो सर अगर जैसे सूर्य का उपाय करने के लिए अगर हम जनरली बोलते हैं कि सूर्य भगवान का गायत्री मंत्र या करें, तो ये पाठ पूजा में इंक्लूड नहीं हो जाएगा फिर, अर्घ देना और ये? नहीं, पाठ पूजा में आप क्यों फिर मंत्र जाप करते हैं जब आपको पता है कि 7th हाउस में बृहस्पति है, और भी तो बहुत सारी रेमेडीज हैं सूर्य को मतलब अच्छा मंत्र करने का और का कोई उपाय ना करके सूर्य, हाँ, मंत्र का ना करें, सूर्य नमस्कार करें, 12 रिपीटेशन सूर्य मंत्र करें, बरसात का पानी भर करके अपने रखें, जैसे हम गंगा जल में रखते हैं ना, बरसात जब भी आती है तो उसको किसी बड़े बर्तन में इकट्ठा कर लो, फिर जो आए उसको किसी कैन में भर के रख लो। कोशिश करो कि थोड़ा थोड़ा एक एक ढक्कन अपने पानी, जब हम नहाते हैं तो उसमें पानी मिलाना शुरू कर दो। मंगल के लिए आप अन्य उपाय करना शुरू कर दो, मंगलवार के मंदिर में जाकर के प्रसाद बांट दो, तो उस तरीके से भी आप कर सकते हो। मंगल को शुभ बनाने के तरीके भी हैं, वो भी आप कर सकते हो। आपने अगर मंत्र जाप करना भी है तो मंदिर में जाकर के ये ध्यान रखना, घर में बैठ करके पाठ पूजा की मनाही है, बाहर जाकर के पाठ पूजा की मनाही नहीं है, ये ध्यान रखना। जी सर, कि उन्होंने पाठ पूजा ही नहीं करनी है, पाठ पूजा की मनाही नहीं है। तो सर ये एजुकेशन में तो डिस्टर्ब नहीं करता ना 7th का अगर गुरु हो तो? अगर मंदा हो तो डिस्टर्ब करेगा। देखो, जो चीज का कारक है ग्रह, अगर वो मंदा होगा तो हर चीज में कहीं ना कहीं इफेक्ट देगा। जैसे कि जिस बंदे ने कोई पढ़ाई करी है स्पेशल, हो सकता है वो पढ़ाई उसके काम ही ना आए, पढ़ाई पढ़ भी ली पर उसको काम नहीं आ रही, बिल्कुल उसके नाम बात बनी नहीं, उसको काम आना बहुत जरूरी है। अपने कारक पे इफेक्ट करेगा, कारक पे इफेक्ट करता ही करेगा। जी सर एक क्वेश्चन है पूछूं? थैंक यू सर। मतलब गुरु तो कहीं पे भी मंदा होगा तो पढ़ाई में विघ्न आएगा ही ना, ये तो पहले से बात है ही ना देवन से। जी जी, पढ़ाई पे भी विघ्न आ जाता है, पढ़ने में भी मन नहीं करता है, पढ़ा लिखा याद भी नहीं रहता। एक चीज नहीं है, कई चीजें हो सकती है, मल्टीपल चीजें हो सकती है। या उसको कोई गीता की पुस्तक दे जाएगा, पता चला 6 महीने तक धूल ही नहीं हटाई उसने, खोल के देखना तो दूर की बात है। कोई आध्यात्मिक पुस्तक को देखते उसका मन एकदम घूम जाएगा, अरे अरे क्या पकड़ा दिया, ये पुस्तक तो मेरे बस की बात नहीं है। कोई वेद दे दिया, कोई उपनिषद की किताब दे दी, कोई धार्मिकता की किताब देखते अगर 2 फुट पीछे उछल के पड़े तो समझ लेना कि मामला ये भी गड़बड़ है, कि उसके अंदर दिलचस्पी नहीं है। अबे आती हूँ, खरीदती हूँ लेकिन पढ़ती नहीं। हाँ, तो मुद्दा तो पढ़ने का भी है ना, पढ़ना भी तो है, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, ज्यादा नहीं पढ़ो तो थोड़ा थोड़ा तो पढ़ो। वो बात तो हो सकती है कि हम रोज एक ही चैप्टर पढ़ेंगे या एक पेज पढ़ेंगे, पर वो पढ़ तो रहा है ना, उसका इंटरेस्ट तो है ना। अब पढ़े ही नहीं बिल्कुल भी तो दिक्कत है। और लाल किताब कहती है कि आप हमारे डेली रूटीन कर्मा से अपने इन ग्रहों को सुधार कर सकते हैं। बेशक आपकी कुंडली में कोई ग्रह कहीं भी बैठा है, किसी भी खराब अवस्था में बैठा है, पर आप अच्छे कर्म करके उन ग्रहों को सुधार सकते हो, उनमें आप पॉजिटिविटी ला सकते हो। तो जैसे हम आप लोगों से रोज सीखते हैं, जैसे हफ्ते में 2 दिन आपकी क्लास होती है, हम कहीं और भी सीखते हैं, कुछ दूसरी चीजें सीखते हैं, तो वो भी एक गुरु की रेमेडी हो गई क्या? सीखना जो होता है, जिसे हम लर्निंग प्रोसेस बोलते हैं, ये बुध ग्रह से आती है, बुध ग्रह से आता है सीखना। लिखना बुध ग्रह से आता है। जब भी कोई नई टेक्निक सीखने की बात आती है तो जब आप ज्योतिष में नई टेक्निक सीख रहे होते हैं तो वो बुध का प्रोसेस है, एनालिटिकल प्रोसेस है, क्योंकि आप सीखने के बाद एनालिसिस भी तो करते हैं कि आज जो बताया वो ठीक बताया, गलत बताया, मेरी कुंडली पर अप्लाई हो रहा है, नहीं हो रहा है, एनालिटिकल प्रोसेस चल जाता है। तो ये मरकरी का काम है। गुरु का काम है शिक्षा लेना, शिक्षा एजुकेशन ले रहा है आदमी और शिक्षा दे रहा है आदमी, वो गुरु का काम है।
विश्लेषण का काम बुध ग्रह का है, ये हमेशा थोड़ा सा ध्यान रखें। खास करके शिक्षा, जैसे आप प्रवचन सुन रहे हैं किसी संत के, महात्मा के, अच्छी बात सुनिए आपने। अब अच्छी बात में आपको विश्लेषण नहीं करना पड़ता। अच्छी बात का क्या विश्लेषण करेंगे? किसी ने कहा भाई देखो खाना समय पे खाओ, अब इसका क्या विश्लेषण करेंगे? आप कहेंगे हाँ बिल्कुल ठीक है, ये तो होना चाहिए। किसी ने कहा भाई रोज योगा करो, अब इसमें क्या विश्लेषण करेंगे? अब तो आप कहेंगे हाँ जी ये बात, मतलब आप उसकी मैक्सिमम बात से एग्री करेंगे, क्योंकि वो बताइए आपको अच्छी अच्छी बातें रहेंगी। विश्लेषण तो आपको ज्योतिष में करना पड़ेगा, कुंडली के अंदर लगा करके। जब आप फार्मूले को अप्लाई करेंगे, लग रहा है नहीं लग रहा है, बिल्कुल दिमाग घुमाएंगे, दौड़ाएंगे, जब लगे। तो धार्मिक शिक्षा जो होती है वो गुरु से रिलेटेड हो शिक्षा होती है। हाँ, मंत्र जाप जो होता है, मंत्र जाप आप लोग करते हो, वो भी गुरु का ही होता है। सर जैसे मैं टीचर हूँ, 20 साल से मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ, तो ये भी गुरु की रेमेडी है, क्योंकि शिक्षा देने का काम तो है ही वो भी। अगर कोई ईमानदारी से शिक्षा देने का काम कर रहा है तो बिल्कुल रेमेडी है, और 100% रेमेडी है। जब आप पढ़ाना शुरू कर देते हो, लोगों को सिखाना शुरू कर देते हो, तो गुरु आपका इम्प्रूव ऑटोमेटिक हो जाता है। थैंक यू सर। आज तो सुषमा जी बिल्कुल म्यूट करके बैठी। सर एक क्वेश्चन है, जैसे हम कई बार देखते हैं कि लोग दान देते हैं कॉपी पेंसिल किताबें, तो ये गुरु की चीजें हो जाती है, तो ये क्या हर किसी को दान देना चाहिए या किसी को परहेज रखना चाहिए? नहीं, परहेज भी रखना बुद्ध की चीज है। परहेज भी रखना चाहिए ना। पेन जो होता है वो बुद्ध की चीज है, किताब जो है गुरु की चीज है। पेन जो होता है लिखने का काम आता है, वो बुद्ध की चीज है, जी सर। बाकी गुरु की चीज है। लाल किताब में आएगा कि बच्चों को आपने ये चीजें गिफ्ट कब नहीं करनी चाहिए। इसके लिए मैं स्पेशली एक दिन लगाऊंगा पूरा का पूरा। ओके सर। ये भी मुझे करवाना है। किसी का कोई क्वेश्चन? बेटा उज्जवल सर, वैदिक ज्योतिष में सप्तम भाव में गुरु तो बोलते हैं कि कोर्ट कचहरी काम में यश मिल सकता है या बिजनेस पार्टनरशिप में यश मिल सकता है। लाल किताब क्या कहती है? एक मिनट में बंद कर रहा था। हाँ, क्या कह रहे हैं? सप्तम भाव में यदि गुरु अच्छा हो तो वैदिक ज्योतिष में हम कहते हैं कि भागीदारी, बिजनेस पार्टनरशिप में यश मिल सकता है या कोर्ट मैटर में भी यश मिल सकता है। लाल किताब क्या कहती है इस मामले में? इसने कहा कि 7th हाउस में बृहस्पति हो तो मुकदमे में जीत हो जाती है। वैदिक की थ्योरी बता रहे हो? किसकी थ्योरी बता रहे हो? मैं समझूं तो सही, फिर मैं आपका जवाब दे पाऊंगा। मैं एक जगह पढ़ा है नहीं, क्योंकि वो कायदा लॉ से भी जुड़ा है। किसके लॉ से? कायदे कानून। नहीं, गलत पढ़ लिया या गलत कॉन्टेस्ट में पढ़ लिया आपने ना। मुकदमेबाजी का विषय छठे भाव से आता है। अच्छा, मुकदमेबाजी का विषय तो छठे भाव से है। लड़ाई झगड़ा, मुकदमेबाजी, ये सब छठे से है। बल्कि उल्टा ये देखा गया है, जिन लोगों का बृहस्पति सप्तम में होता है उनको पार्टनरशिप में दिक्कतें आती हैं। अच्छा, मैं वही समझना चाह रहा था कि कौन सी थ्योरी के अनुसार वो लिखा है। नहीं, यहाँ बंबई में एक राजे करके बड़े ज्योतिष, उनकी 10-12 किताबें हैं, तो उसमें उन्होंने मेंशन किया हुआ है। हाँ, कुछ पुराने ज्योतिषाचार्य ऑब्जर्वेशन के बेस पे लिखा गया कि उनको पता चला। अब वही वाली बात है कि हम सही फार्मूला लगा करके, जैसे मेरे दिमाग में था कि बृहस्पति जवाहरलाल नेहरू जी का छठे भाव में है, तो अचानक दिमाग पर, मुझे ये याद नहीं था कि राहु केतु भी साथ में, दिमाग में नहीं था। तो मुझे ये था कि भाई इनको प्रधानमंत्री बना दिया, पर जबकि बृहस्पति की वजह से वो प्रधानमंत्री नहीं बने, क्योंकि बृहस्पति तो मद्दा असर हो गया, पर उनकी कुंडली में निश्चित रूप से शनि अच्छा होगा, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। तो वो ही चीज है ना, जब हम फार्मूला लगाएंगे तो सटीक तरीके से फार्मूला लगाना चाहिए। अब देखा जाए तो प्रधानमंत्री तो बने ना, पर हाँ, जब हम फार्मूला बेस करते हैं तो फिर हमें अलग एंगल से सोचना होगा। तो ये कोई फार्मूला नहीं बना, ये उनकी ऑब्जर्वेशन हो सकती है कि उस व्यक्ति के ऊपर जीवन में मुकदमा चला हो और वो व्यक्ति मुकदमा जीत गया हो। अब मंगल ग्रह जो है जिम्मेवार होता है मुकदमेबाजी का,
मंगल ग्रह अगर आपका उम्दा है, वर्ष फल में मंगल उम्दा आ जाएगा तो ऑटोमेटिक मुकदमा जीत जाएगा। बृहस्पति तो मुकदमा होने ही नहीं देता जल्दी से। बृहस्पति तो चाहता है कि कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो, कोई कोर्ट कचहरी नहीं हो। ये सारे काम तो मंगल के हैं, शनि के हैं, राहु के हैं। ये प्लेनेट होते हैं जो हमें उस्काते हैं मुकदमेबाजी के लिए। मंगल कहता है जब हम किसी दूसरे पर मुकदमा कर देते हैं तो हम कहते हैं इसको सबक सिखाएंगे, इसको अकल लगाएंगे, तो हम गुस्से में आकर के उसके ऊपर मुकदमा ठोक देते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं। तो ये मंगल का काम है। शनि आपको एक सबक देना चाहता है, आपका अहंकार को नष्ट करना चाहता है, तो उल्टा आपके ऊपर मुकदमा हो जाएगा और आप सोचेंगे कि मैं मुकदमा जीतूंगा, हो जाता उल्टा कि आप हार जाते हो। तो शनि ने आपको सबक लगा दिया। अगर आपका कोई लेना देना ही नहीं है, अगर आपका कोई कसूर ही नहीं है, फिर भी आप पर मुकदमा हो गया, तो ये राहु का एक्ट है कि आपने कुछ किया भी नहीं और किसी ने उठा करके आपके ऊपर मुकदमा कर दिया और उससे आप साल भर 2 साल भर परेशान हुए। तो ये राहु का एक्ट है। तो मंगल हो गया, शनि हो गया, राहु हो गया, ये मुकदमे कारक ग्रह। तो बृहस्पति का मुकदमे से कोई लेना देना नहीं। बृहस्पति तो ना लड़ाई चाहता, ना झगड़ा चाहता, ना विवाद चाहता, वो तो बल्कि कंप्रोमाइजिंग प्लेनेट है। अगर उसको लगता है कि थोड़ा बहुत दे लेकर के अगर मुकदमा यहाँ होने वाला है और ये शांत हो सकता है, तो वो दे लेकर के शांत कर देगा। वो कहते भाई तू मुझसे क्या चाहता है, आ जा, बैठ जा, बात कर ले, अपने हिसाब कर ले और काम खत्म कर, हम यही फैसला कर लेते हैं, बजाय कोर्ट में जाके फैसला। तो बृहस्पति को कंप्रोमाइजिंग प्लेनेट कहा जाता है, वो लड़ाई झगड़ों से दूर वाला प्लेनेट है। तो इसीलिए छठे कहीं पर भी बृहस्पति बैठा होगा तो मैं ये नहीं मानता कि उसका कोई मुकदमेबाजी से संबंध माना जाए। ठीक सर, हम पूछे? हाँ सुषमा जी बताइए। सर पूछे थे यार, ये गुरु मंदे के आपने बताए हाउसेस सर, तो उसमें अगर गुरु शुक्र और बुध के साथ भी बैठा और गुरु राहु के साथ भी बैठा होगा तो भी वही नियम लगेगा? हाँ, जी मंदे होने का। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और सर एक क्वेश्चन और कि अगर हम जैसे मंदा है गुरु और हम उसको अच्छा कर रहे हैं, तो हम गुरु को अच्छा कर रहे हैं ना सर? हाँ गुरु को अच्छा कर तो सकते। गुरु को अच्छा होने के लिए सर मतलब जिस हाउस में गुरु है उस हाउस से रिलेटेड रेमेडी गुरु की करेंगे या बुध शुक्र की या राहु की करेंगे उस हाउस से रिलेटेड सर? सुषमा जी हर हाउस के बारे में मैं नियम समझाता जा रहा हूँ, है ना, उसको नोट करते चले जाओ बस। पूरे के पूरे 12 के 12 आएंगे, 7 तक आ चुके हैं, है ना। हाँ जी सर, वो तो आ चुके हैं सर। नहीं, रेमेडी के लिए पूछ रहे थे हम, जैसे बुध शुक्र की रेमेडी करना है गुरु को अच्छा करने के लिए, रेमेडी किसकी? गुरु की करना है ना सर? हर एक के लिए अलग अलग है। मैं इसलिए कि आप यही तो नहीं बोल रहे कि गुरु कहाँ बैठे, किसकी बात कर रहे हो आप कह रहे हो गुरु मद्दा मद्दा, तो गुरु को होगा तो बहुत तरीके हैं ना लाल किताब में, किस भाव में है। जी सर जी। जैसे मैंने छठे भाव सर, का हाँ, बताया, 7वें का बताया, तो ऐसे ही बताएंगे जब तो समझ में आएगा कि कहना क्या चाह रहे हैं। सर जैसे गुरु थर्ड हाउस में है बुध शुक्र के साथ में, तो सर अब रेमेडी किसकी करेंगे? तीसरे के अंदर अगर गुरु बैठेगा तो गुरु की रेमेडी खुद की होगी। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान देना है कि गुरु अगर मद्दा हो गया तो सूर्य मंगल चंद्र 3 ग्रहों का साथ लेना है हमें। जी सर। चलिए सर वीडियो आप लोगों को मिल रहे हैं? जी हाँ तो देखिएगा, मैं हर भाव का उपाय भी साथ में समझा रहा हूँ आप लोगों को। सर मैं पूछना चाह रही थी, जैसे 7th हाउस का आपने बताया था गार्डन रिप्रेजेंट करता है, तो अगर गुरु किसी का 7th हाउस में है तो उसको किसी गार्डन में पीपल का पेड़ लगा देना चाहिए। ये कैसी गुरु के लिए रेमेडी रहेगी? लगा दो आप गार्डन में है। नहीं कोई मैं दिक्कत तो जनरली पूछ रही हूँ सर, ऐसा बता सकते हैं लोगों को कि ऑक्सीजन भी हो गया, 7th हाउस भी हो गया। लगा सकते। देखिए पीपल की सेवा, पीपल की सेवा, ब्राह्मण की सेवा, मंदिर की सेवा, आपकी कुंडली में गुरु कहीं पर भी बैठा हो, मैं आपको सभी के लिए बता रहा हूँ, यू कैन डू इट। उससे गुरु अच्छे रिजल्ट देता है। चाहे गुरु आपकी कुंडली में कहीं बैठा है, गुरु, ब्राह्मण, पीपल और मंदिर, ये 4 सेवाएं गुरु ग्रह को अच्छा बनाती हैं, चाहे कहीं पर भी बैठा हो।
वर्षफल में कहीं पर भी आ गया, बस कुछ जगह विशेष पॉइंटों का ध्यान रखने वाली बात है, वो मैंने आप लोगों को बताई है। तो इसमें तो कौन से दिन नहीं करना चाहिए? एक दिन होता है ना जिसमें पीपल को पानी नहीं देते हैं। संडे देते हैं ना, नहीं आप देते। छुट्टी वाले दिन छुट्टी कर लो। संडे को नहीं देते। मैंने इसीलिए कहा छुट्टी वाले दिन छुट्टी कर लो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलिए सर वैसे ना एक चीज पूछ रही हूँ कि अभी तो ये आप सिखा रहे हैं, पर वो तो ओवरऑल रेमेडी पार्ट हम अलग करेंगे ना कि किस चीज की जरूरत है और क्या देना चाहिए। ऐसे तो बिल्कुल फिर सारे बिल्कुल। ग्रह की करनी पड़ जाएगी आपको। ये तो मैं सभी महिलाओं को बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मैं सभी कुछ पढ़ाऊंगा, आप चिंता मत करो। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मैं पढ़ाऊंगा, हर ग्रह समझाऊंगा और एग्जाम्पल कुंडलियां भी लूंगा, एग्जाम्पल कुंडलियां भी करवाऊंगा। ठीक है, अभी मेरे को बस स्पीड बढ़ाने का मौका दो, आप मुझे सपोर्ट करो। जो बीच बीच में क्वेश्चन अननेसेसरी पूछते हो उसको अवॉइड करो, ताकि मैं स्पीड को बढ़ा सकूं। नहीं तो बृहस्पति के ऊपर 2 दिन निकल गए हैं, मुझे एक ग्रह को एक ही दिन में समाप्त करना है। जब ही हम बहुत ज्यादा कवर कर पाएंगे चीजें, तो मैं आपके मार्क तक पहुंच पाऊंगा। चलो मेरा बृहस्पति का तो मेरा टारगेट था, मैं धीरे कराऊंगा, ये मैं पहले से ही सोच के आया हुआ था कि मुझे स्लो स्लो चलना है ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। पर आगे मुझे स्पीड बढ़ानी पड़ेगी और उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आप लोग मुझे मदद करें। और मदद आपकी यही होगी कि लास्ट के अंदर जब मैं पूछूं कि पूछो क्वेश्चन तो ही क्वेश्चन पूछो, वैसे मत पूछो, छोटी छोटी बात पे मत पूछो, रिपीटेड क्वेश्चन मत पूछो। मतलब अगर एक बात किसी ने पूछ ली है और आपका भी प्रश्न उससे रिलेटेड है तो उसमें मत जाओ, फिर आप समझ जाओ, खुद ही रिलेट कर लो कि यार ये बात तो हो चुकी है, बात खत्म, तो उसको पूछने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे करोगे तो मेरी स्पीड भी बढ़ जाएगी। ठीक है, केतु को तो गुरु की सपोर्ट करनी पड़ेगी गुरुजी। केतु स्टूडेंट्स ही हो गए। स्टूडेंट्स को केतु ही बोला जाता है ना। जी जी जी, हेडलेस। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अब आज चलते हैं, आज के लिए इतना ही काफी है। 12:50 हो गए हैं और अगली क्लास में स्पीड बढ़ाएंगे हम लोग। मैं पहले से आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जी सर। थोड़ा स्पीड मुझे बढ़ाने का मौका दो, क्वेश्चंस को थोड़ा कम करेंगे, लास्ट में इकट्ठे क्वेश्चन पूछेंगे। और सूत्र अब तक आपको समझ में आ गया, पूरे 12 भावों तक ये ध्यान रखना, पूरे 12 भाव तक सेम सूत्र चलेगा गुरु का, और ऐसे ही हर ग्रह का भी सेम ही चलेगा, क्योंकि ग्रह कैसे ठीक होता है कैसे गड़बड़ होता है सब में सेम चलेगा। लाल किताब की ये कराने से ये होगा, आपको रट्टा लग जाएगा खूब आसानी से। अब तक आप लोग समझ गए होंगे, अब गुरु को मद्दा देखना बहुत आसान हो गया आपके लिए। नहीं पहले 2, डिविजनल 5, 9, 12, 11, 12 के अंदर जाना पड़ता था, वो कंफ्यूजन से आपको बाहर निकाल दिया है बहुत आसानी से, है ना। जो लोग प्रोफेशनली एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं उनके लिए इतना इजी हो गया, कुंडली देखते तुरंत समझ जाएंगे कि मामला कैसा कैसा नहीं है। नहीं पहले इनमें बहुत कंफ्यूजन रहता था कि सौग्रही है, उच्च का है, मित्र राशि, उच्च राशि, नीच राशि, 100 तरह के झंझट थे। अब उनसे आप बाहर आ गए एकदम से, लक्षण भी आपको समझा दिए। ठीक है सर एक बात कहें सर एक बात कहें सर आपने जैसे 7th हाउस वाला बताया ना सर, गुरु का मतलब ये शादी वाली लाइफ खराब कर देता है सर। तो सर एक इंडियन एयरलाइंस में सर है, उनके भी ऐसा ही गुरु 7वें हाउस में, और उनकी ये शादी की जो मैरिज लाइफ है वो डिस्टर्ब है सर। पर सर अब आप किसी को बताना हो तो उसको बताया कि उनको घर में मंदिर नहीं, पूजा पाठ नहीं करना है। तो सर वो अभी 15 दिन 20 दिन हुए उनको बहुत कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं और नोक झोंक भी नहीं पति पत्नी के बीच में। पर सर वो मानने को तैयार नहीं है कि हम बोले 1 महीना निकल जाएगा फिर हम करेंगे, ऐसा बोल रहे हैं सर। उनको यकीन कैसे दिलाएं किसी को भी 7th हाउस वाले या 10th हाउस वाले को कि आपको नहीं करना है सर? कुछ नहीं है, अब कोई कहता है मेरे को आग के पास जाने से मुझे दिक्कत नहीं, तो जब तपत लगेगी अपने आप भाग जाएगा।
ज्योतिषी का काम है उसको समझा करके बता के छोड़ देना कि ये फार्मूला ये ज्योतिष में कहा जाता है, माने ना माने, मनाने का काम हमारा नहीं है। कई लोग मुझे कहते हैं जी आप मुझे कुछ बताओ मेरे बारे में तो मैं मानूं। मैंने कहा भाई बिल्कुल मत मान, मेरे पास दिमाग ही नहीं है और इस बात को बताने का मैं पैसा लेता हूँ। तेरी जेब में पैसा है तो तू उल्टा फिर मुझसे बात कर, अदरवाइज मुझे तो कोई जरूरत ही नहीं है तेरे को समझाऊं कि ज्योतिष में ये है और वो है ना। तो कई लोग सोचते हैं, कई लोग मुझे फेसबुक पे भी वैसे भी कहीं से सोशल मीडिया से देख लेते हैं, मैसेज डाल देंगे मेरे बारे में। भाई बिल्कुल नहीं बताता मैं, सुन ले मेरी बात, क्योंकि मेरे पास खाली दिमाग नहीं है, ना मेरे पास टाइम है इस चीज के लिए। ठीक है, चलिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी सॉरी, बस एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन। हाँ हाँ, आपने प्रॉब्लली शायद फॉर द ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपने गुरु के अच्छा बुरा होने के लिए आप वो हम जो गुरु के हाउसेस वाला जो कंसेप्ट है वो हम बात कर रहे हैं हर बार, बट गुरु को अच्छा बुरा देखने के लिए हमने और भी गुरु की क्लास में देखे हैं जो रूल्स हैं। फॉर एग्जांपल गुरु 12 से लेके 5 तक हो तो सूर्य और चंद्रमा को देखना चाहिए, वो डिसाइड करेंगे चंद्रमा उसका अच्छा या चंद्रमा बुरा। के जी मंजीत जी, वो चंद्रमा के लिए जी कि गुरु अगर पहले से लेकर 6 भाव के बीच में किसी का बैठा है तो चंद्रमा पे डिस्टर्ब हो जाएगा। नहीं, कहने का मतलब तो ये रूल के अलावा और भी अगर बाकी रूल्स हैं तो वो भी पैरेलली हमें देख के चलना है साथ। हाँ वो आगे आगे अब एक एक क्लियर होता चला जाएगा ना। जैसे अभी फोकस करो केवल जुपिटर को, कुंडली जब भी सामने आती है केवल और केवल जुपिटर देखो और कुछ देखो ही मत, तो उससे आपको आसानी। अभी किनारे पर तैरना सीखें। हाँ किनारे किनारे अभी 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 स्विमिंग पूल में सीखे, समुद्र में बाद में उतरेंगे, गहराई में ना उतरे, गहराई में ना उतरे। ठीक खतरा होगा। जी थैंक यू। थैंक यू। नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार।